तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम स्कॉट सीरीज चालू करने वाले हैं, तो स्कॉट सीरीज हम आज से चालू करने वाले हैं। तो इसमें हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पूरा समझाने वाले हैं। जिस सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक। और जैसे कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड पास में है, तो हम ये शॉर्ट सीरीज बहुत ही ईजिली तरीके से, आसान तरीके से चैप्टरों को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चालू करते हैं बिना देरी के अपना चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता। केमिकल रिएक्शन जो होता है कि ओल्ड चीज़ों से नई चीज़ों को बनाना। क्या कुछ समझे? नहीं। तो हम जैसे कि अपनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में जाएं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ सबस्टांस, ओल्ड सबस्टांस इन न्यू सबस्टांस इज कोल्ड केमिकल रिएक्शन। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांस यानी कि आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट वर्ड सुना होगा, जैसे कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ले जाना, एक जगह से दूसरी चीज़ में दूसरी जगह ले जाना। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जाता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे पास होता है मिल्क। अगर मैं ले लूँ मिल्क, मिल्क में हम थोड़ा सा दही डालते हैं या कुछ डालते हैं। जैसे मैं डालूँ इसमें कर्ड, तो ये बना देता है कर्ड। तो थोड़ा सा कर्ड डालने से हमारा ये मिल्क है उसका पूरा वो कर्ड बन चुका है। तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, इसकी फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मिल्क से कर्ड में जाने की प्रोसेस को कहते हैं, ये केमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं इसको। इसमें कुछ केमिकल चेंज हुए हैं, तो इसमें पूरी फॉर्मेशन इसकी चेंज हो चुकी है मिल्क की। तो यही मतलब होता है इसका, इसका यही मतलब है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल सबस्टांस, जो ओल्ड सबस्टांस है उन इनटू न्यू सबस्टांस, न्यू सबस्टांस में इनका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी इनकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। दैट्स कॉल्ड, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं। चलो डील करते हैं इनके एग्जांपल्स का। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई साहब, रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है? जैसे कि हम, जैसे आपने देखा होगा कि हमने आयरन लिया है, ठीक है, और उसे काफ़ी देर तक रखे हैं, कहीं वो पानी से भी मॉइस्चर आ जाती है उस पर, कुछ टाइम बाद उस पर जंग आने लगती है। तो जब लोहे पे जंग आती है तो रस्टिंग ऑफ आयरन वही प्रोसेस है जिस पे, जैसे कि नया नया कुछ हमने गेट लगवाया है तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग आ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? धीरे धीरे रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस होती है और बहुत ही टाइम लेती है, कंज्यूम होता है इसमें बहुत टाइम। रस्टिंग ऑफ आयरन पहला एग्जांपल है। मिल्क कन्वर्ट इन कर्ड, जो मैंने आपको बता दिया, मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड डाइजेशन ऑफ अ फूड, डाइजेशन ऑफ अ फूड, ये मैं आपको बता दूं, डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि जो स्टमक में हमारा जो फूड का डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे केमिकल्स मिलके हमारे फूड को डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो ये डाइजेशन ऑफ फूड होता है। उसका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी भाई एक केमिकल प्रोसेस है, जो आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आगे अच्छी तरीके से डील करोगे। तो तो चलिए समझते हैं आगे केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन, अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ Mg, यानी मैग्नीशियम, जो आपने क्लास 9th में आसानी से पढ़ा होगा, Mg प्लस O2, ये बना देता 2MgO, Mg प्लस O2। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे टू एम दिख रहे हैं आपको, 2Mg दिख रहे हैं, मैग्नीशियम 2 मॉलिक्यूल्स हैं और O के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे O के तो 2 है, लेकिन हमें Mg के 2 करने पड़ेंगे बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए, जो आगे इसी चैप्टर में आपको डील करने वाला हूँ। मैं आपको इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं आपको आसानी से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2Mg प्लस O2 2MgO। तो अब आगे डील करते हैं हमारे, आपने सुना होगा चैप्टर, अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन 2 पार्ट से मिलकर बनती है। केमिकल रिएक्शन 2 पार्ट से मिलकर बनती है। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सम होती है रिएक्टेंट्स, ये सम होती है रिएक्टेंट्स एंड प्लस प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ से एक नई डेफिनेशन मिल गई केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन इज सम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, आगे समझते हैं इसको। रिएक्टेंट्स,
रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट दूसरी सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन दिस कोल्ड रिएक्टेंट्स। देखिए आगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दूसरी सब्सटेंस which involve chemical reaction is called reactant। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्विंग करते हैं और वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। और इनको देखते हैं होते कैसे। तो जैसे कि आपने देखा इस केमिकल रिएक्टेंट में जो लेफ्ट साइड में लिखे होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में जो बन के आता है वो होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Mg और O2। जो आपका मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन था इस रिएक्शन में वो हमारा रिएक्टेंट था, इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। आपको आसानी समझ में आ गया। लेफ्ट साइड में लिखे हुए सब्सटेंस जो ऐसे सब्सटेंस जो पहले रिएक्शन करते हैं उसके बाद नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट जो होता है जो बनता है उसके रिएक्शन करने से जिसमें रिएक्शन हो रही होती है वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट इसलिए एक क्वेश्चन के आपसे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट क्या होता है। Mg+O2 यहाँ पे मैं लिख दिया Mg O2 जो हमारे रिएक्ट हो रहे होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्टेंट के इन्वॉल्विंग से जो चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट होती है। जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में देखा था Mg+O2 इससे बना था हमारा MgO। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे। तो आप देखेंगे 2Mg O2 ये हमने पढ़ लिया, ये रिएक्टेंट होता है रिएक्टेंट, और ये हमारा है प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है 2MgO, इसे प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को डील करते हैं बड़ी आसानी से। चलिए दूसरी सबस्टांस which form by reactants is called product। ऐसे सब्सटेंस जिसको रिएक्टेंट को इन्वॉल्व करने के बाद केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं वो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली इक्वेशन में बता ही दिया था। और दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, देखिए H2+O2 इक्वल टू 2H2। देखिए यहाँ पे 2H2 यानी H2O के हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको हमें H2 को बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2, और इधर कितने O के 2 हैं, तो O हमारा बैलेंस है। तो अब देखिए इस रिएक्शन में ये H2O2 जो हमारे रिएक्टेंट है और जो 2H2O बना वो हमारा प्रोडक्ट है। तो मैंने बड़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं। तो आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस यहाँ पे जो H2। तो मैंने बताया था आपको ये इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जब मेटल किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो जिंक से मेटल सल्फेट यानी मेटल साल्ट बना देता है, अपना मेटल एसिड बनाता है। और उसके बाद क्या करता है, एक H2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलते वक्त क्या करती है, पॉप साउंड रिलीज करती है। ये आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है और कैसा साउंड दिखता है। तो एमसीक्यूज में आपको ये पूछा जा सकता है। तो देखिएगा
इसको समझ लीजिएगा और इसको एनसीईआरटी में अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। वैसे तो इसमें इतना ही बहुत है और आप लिख सकते हो। मेटल को हम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और पॉप साउंड देती है, इतना इंपॉर्टेंट है। चेंज इन कलर, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा कलर चेंज हो जाता है, तो इसको हम आगे चैप्टर में डील करेंगे और आपको मिलेगा ये। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मेरा जो H2O लिक्विड है, अगर मेरे पास बॉटल लिक्विड है, अगर मैंने इसको हीट किया तो ये हमारा वाटर गैस बन जाएगा। तो चेंज इन स्टेट यही है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। जैसे कि स्टेट कैसे जा सकता है, तो हमारे पास होगा सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो उसको हम गैस में करा सकते हैं। सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड में करा सकते हैं। सॉलिड सब्सटेंस, इन तीनों में चेंज होंगे। इसका सीक्वेंस लिख देता हूँ, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये तीन फॉर्म में जाते हैं। हमें यही पढ़ने हैं अभी, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते हुए टेम्परेचर तो चेंज होगा सीधी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उसमें पीपीटी फॉर्म हो रहा है, यानी कि कुछ क्रिस्टल यानी हार्ड फॉर्म हो जाते हैं, कुछ सब्सटेंस हार्ड फॉर्म होते हैं रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनाते वक्त, तो ये पीपीटी फॉर्म कर देते हैं। पीपीटी, ये भी आपको इतना इसमें ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और क्या क्या इनके नाम है, और थोड़ी बहुत इनकी डिटेल पता होनी चाहिए। इतना आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डिटेल कर दो इसकी, क्योंकि आपके पास आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाली है इसी चैप्टर में, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा चालू हो चुका है टॉपिक केमिकल इक्वेशन। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो चलिए, केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब हमने जो केमिकल रिएक्शन जो फॉर्म में की है उसको हम एलिमेंट के फॉर्म में दिखाते हैं, वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ बन जाता है हमारा मैग्नीस ऑक्साइड। ये हमारा मैग्नीशियम मिलकर बनाता है मैग्नीस ऑक्साइड, तो ठीक है जी, यहाँ पे बना। तो इस इक्वेशन को हम जब केमिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन, ये हमारी थियरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी है केमिकल रिएक्शन। जब इसको हम केमिकल फॉर्म में यानी कि एलिमेंट फॉर्म में लिखें, एलिमेंट फॉर्म, इसको मैं एलिमेंट फॉर्म में लिख दूं तो ये हमारी बन जाएगी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि मैं लिख दूं Mg प्लस O2 MgO, तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसको तो हम कहते हैं रिएक्टेंट, जो हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्टेंट। इसको कहते हैं प्रोडक्ट, जो अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक आने वाले वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसमें मैं बताऊं बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। देखिए, आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, इसमें मुझे देख के बताइए केमिकल रिएक्शन क्या बैलेंस है या अनबैलेंस है, बताइए। तो दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए Mg का 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है भैया, 1 मॉलिक्यूल है, इधर भी 1 मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं। लेकिन O2 जो है उसका हमारे इस इधर रिएक्टेंट साइड में 2 मॉलिक्यूल है, तो इधर क्या हमारा एक ही मॉलिक्यूल है। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हमने बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 MgO बन गया। तो यहाँ पे क्या है O2 यानी O2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे Mg का हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो ये अंतर होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो आगे हम डील करने वाले हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन,
बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ इक्वेशन which involve both नहीं which involve atom and element both side numbers are equal। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसके नंबर ऑफ एटम और एलिमेंट दोनों साइड बराबर हो, रिएक्टेंट साइड में भी प्रोडक्ट साइड में भी। देखते हैं, चलो एग्जांपल नंबर वन। अब मैं यहाँ पे ले लूँ H2 प्लस O2, ये बना H2O। ये इक्वेशन देखिए H। इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत आसान है। इसमें स्टेप तो हम आपको वन शॉट लेक्चर है तो डिटेल में नहीं कराएंगे, तो क्योंकि स्टेप आपसे पूछे जाने वाले नहीं है। आपको मतलब है कि बैलेंस कैसे आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। और देखिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले क्या करना है, रिएक्टेंट साइड का कॉलम बनाना है। ठीक है, और एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट साइड का। चलो मैंने बनाया प्रोडक्ट साइड का। और यहाँ पे क्या करना है, एक एक कॉलम बनाना है आपका एलिमेंट का। आपके एलिमेंट क्या है? तो आपके पास एलिमेंट है पहला हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऐसे करके आपको टेबल बना लेनी है। ठीक है, हाइड्रोजन के एटम की देखिए पहले रिएक्टेंट साइड में कितने हैं। रिएक्टेंट साइड में भैया है हमारे दो। ठीक है, ऑक्सीजन साइड में ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने एलिमेंट हैं? इधर भी दो। लेकिन 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 जो हाइड्रोजन है वो हमारी प्रोडक्ट साइड में दो है। हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड में दो है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो एक है ना। तो ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन हमें 2 करनी है। तो हम क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किया हमारा, तो O तो हो गया 2, हो गया 2। ठीक है, जब हमारा O हो गया 2, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है। तो H तो हमारा पहले का 2 था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो गया है H में, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए 2 2 या 4। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में हमारी जो हाइड्रोजन होगी वो 4 हो जाएगी। और देखिए H2 प्लस O2 2H2। तो हमने प्रोडक्ट साइड में इस टेबल में देखिए, आप प्रोडक्ट साइड में आप हाइड्रोजन को 4 कर चुके हो, तो रिएक्टेंट साइड में भी तो हाइड्रोजन आपको 4 चाहिए होगी। लेकिन हमारा ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या है, ऑक्सीजन तो हमारी इक्वल, चलो बैलेंस हो चुकी है यहाँ पे। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 हमारे 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे हाइड्रोजन के पास भैया, हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में केवल 2 मॉलिक्यूल है, तो हम इधर रिएक्टेंट साइड में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर इस टेबल में, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो इस इधर भी 4, इधर भी 4, तो हमारे पास रिएक्टेंट में भी 4 है, इधर भी 4 है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी से टेबल के जरिए से आपको रिएक्टेंट बैलेंस करने सिखा दिए इक्वेशंस। आप इससे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए एक नया अगली इक्वेशन को देखते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब मैं कराऊँ आपको Mg प्लस O2 MgO। ठीक है, Mg प्लस O2 MgO। तो करना क्या है आपको, पहले मैंने जैसे आपको बताया है वैसे टेबल बना लेनी है। पहले में लिखना है आपको एलिमेंट, दूसरे में लिखना है आपको रिएक्टेंट, और तीसरे में लिखना है आपको प्रोडक्ट। और एलिमेंट क्या दिए रखे हैं आपको रिएक्टेंट साइड में से आप देख लेंगे। पहला एलिमेंट जो है वो आपको मैग्नीशियम दे रखा है, इसका कॉलम आपको दे रखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉलम लेंगे आप, ऑक्सीजन का कॉलम लेंगे, कोई बात नहीं। रिएक्टेंट देखेंगे Mg साइड में कितने मॉलिक्यूल है, Mg का 1 है।
O2 का कितना है, O के 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, और प्रोडक्ट साइड में हमारा M का है, Mg का है 1 मॉलिक्यूल, इधर भी 1, O का भी 1। लेकिन अब इसको देख के बताइए आपको क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ऑक्सीजन हम रिएक्टेंट साइड में 2 देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में 1 देखेंगे। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में हमारी ऑक्सीजन कम है, तो हम प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स में हम कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा O का मल्टीप्लाई हुआ, यानी 1 यहाँ पे O का मॉलिक्यूल है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1 × 2, 2 मॉलिक्यूल्स आपने कर लिए। लेकिन आप यहाँ देखिए, आपने जो प्रोडक्ट की तरफ Mg को O2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mg बन गया। लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट की साइड में Mg क्या था, 2, Mg हमारे पास है 1, तो इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये 2 बन गई, ठीक है। जैसे कि आप देखो, पहले हमारे पास रिएक्टेंट था, ठीक है, 1 Mg का, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिल जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में हम बना चुके हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों हमने जैसे कि हमने इजीली तरीके से बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का फंडा पूरा समझ चुके हैं। तो अब देखने वाले हैं हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन नहीं रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा पहला टाइप जो आता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, चलो देखते हैं इसको। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या। कॉम्बिनेशन का मतलब आपको शायद ही आपने सुना होगा, या चैप्टर आपने पिछली बार कभी भी पढ़ा होगा ये चैप्टर, तो आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। कॉम्बिनेशन होता है सम, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सम। तो इसको देखते हैं, चलिए। इट इज a reaction which it is a reaction which involve more than one atom in reactants and form with combine to form with combine another atom to form product। देखिए, रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन एटम इन रिएक्टेंट एंड फॉर्म विद कंबाइन अनदर एटम। जब एक एटम से, जब रिएक्टेंट की साइड मोर देन वन एटम है, तो एक एटम के साथ दूसरा एटम मिलके जब कंबाइन करता है प्रोडक्ट, जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट होता है। देखते हैं, चलो एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको कहूँ, ये हमारा ए है, कोई एलिमेंट ए है, इसको हमने बी के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ए के साथ हम ए के साथ बी को रिएक्ट कराते हैं, तो एक नया एलिमेंट बना देता है ए बी, ठीक है, ए बी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब एक एलिमेंट कंबाइन होकर दूसरे एलिमेंट के साथ जब प्रोडक्ट बनाता है, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जब एक एटम को हम दूसरे एटम के साथ जोड़ के प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका केमिकल फॉर्म में एक फॉर्म वो देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए, अब देखिए एग्जाम्पल इसका, जब हम कई बार इसके एग्जाम्पल कर चुके हैं। और देखिए इसका, मैं वही पुराना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, Mg + O2। Mg एटम है,
एक एटम है, इसको हम दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बना देता है MgO। तो हमने आपको बैलेंस कराना सिखा दिया है। तो O2 के यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल है, इधर क्या है, 1 मॉलिक्यूल है। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, Mg हमारे पास कितने होगा, 2, वो भी 2, तो Mg का भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी बैलेंस हो गई यहाँ पे क्वेश्चन। और अब मैंने आपको बता दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। चलो दोस्तों, तो देखने वाले हैं हम आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, उसके पार्ट्स कितने क्या होते हैं और कैसे कैसे इनको डील्स करेंगे और कितने पार्ट्स, सब हम इजीली करने वाले हैं। चलो देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इट इज अ रिएक्शन, it is a reaction, it is a reaction which decompose the product and decompose the substance in more than 2 compound। देखिए, जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है उसको हम डिकम्पोज कराते हैं, यानी कि उसे तोड़ते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, यानी तोड़ने वाली रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब तोड़ने वाली रिएक्शन। डिकम्पोज करते हैं इसको, प्रोडक्ट को, एक से ज़्यादा एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कह सकता हूँ। डिकम्पोज अ सबस्टेंस इन मोर देन 2 कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लिख सकते हैं आगे, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है ये, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसका एग्जांपल लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। जब इसको हम डिकम्पोज कराने चले तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलती है हमें, और इसको CO2 गैस निकालता है, ये रिलीज करता है, ठीक है। और आगे इसके पार्ट्स क्या होते हैं, आगे इसके 3 पार्ट्स, आगे इसके हमें 3 पार्ट्स बताए गए हैं। तो पहला पार्ट है थर्मल, फिर है इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उससे हमारा तीसरा पार्ट होता है फोटो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द हीटिंग अ कंपाउंड। जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे PV2PVNO3 का उल्टो है, यहाँ पे ये देखा है सॉलिड में दे रखा है, इसको हमें हीट देंगे तो यहाँ पे 2PVO सॉलिड में, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे 2PVO सॉलिड में और फिर 4NO2 गैस में, और O2 गैस में हमारा ये ब्रेक होने वाला है। तो ऐसे ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल हम दे रखे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कराएं, वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। आगे डील करते हैं इसको। बाय द एग्जाम्पल ऑफ 2HCl को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प में डिकम्पोज कराए तो H2 + Cl2 की फॉर्म में ये निकलता है, ठीक है। H2 और Cl2 दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है। ऐसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द सनलाइट, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, वो हमारी फोटो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होती है। एक सा एग्जांपल है 2AgCl, ये कंपाउंड को ब्रेक कर देता है 2Ag + Cl2, 2Ag + Cl2। तो हमने तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन डील कर ली है और आसानी से आप समझ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, जो ये है हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो हम डील करने वाले हैं। चलो तो देखते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज a reaction, it is a reaction which displays, it is a reaction, it is a reaction in which more reactive
एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देता है। इट इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो ऐसे एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, जैसे मैं लिखूं इसे a प्लस बी सी, ठीक है। मैंने लिख दिया a प्लस बी सी, और मैं आपको बताऊं जो हमारा a है वो क्या भाई, मोर रिएक्टिव है, और यहाँ b है वो लेस रिएक्टिव है। a मोर रिएक्टिव, b लेस रिएक्टिव। तो ये a है b को रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ए सी प्लस बी की जगह पे बी की कुर्सी पे खुद बैठ जाएगा और उसकी कुर्सी से उसको लात मार के उठा देगा, जो बी वहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल वे। और ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं जिंक प्लस HCl, Zn2 प्लस HCl, तो इसमें क्या है, जो हमारा जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को उसकी जगह से उठा देगा। जैसे आपका होने वाला है, ये यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पे जो जिंक मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। तो हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट कुछ नहीं कह पाएगा, वो चुपचाप से निकल जाएगा अपने घर से। मतलब देख रहे हो भाई कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसका घर उसी को भगाया जा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, पावर नहीं है, वो मोर रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, तो उसे भगाया जा रहा है, ठीक है। ये हमारा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर चुके हैं, तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी अगली रिएक्शन आती है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, जो कि मैं बता दूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी नंबर 4 में रिएक्शन है। और जैसे कि हम हाफ से ज़्यादा चैप्टर को कवर कर चुके हैं, अभी चैप्टर कुछ ज़्यादा देर का नहीं रह गया है, 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग वे से मैंने आपको करा दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करा देते हैं उसी के घर से। ऐसी उसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, दो एलिमेंट जो कि मोर रिएक्टिव दे रखे होंगे उनसे जो लेस रिएक्टिव होंगे वो उन्हें डिस्प्लेस कराएंगे, यानी दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे होंगे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके दो एक ही रिएक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो ऐसे ही देख कर डरना नहीं है। तो देखिए, तो देखते हैं रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, टू कंपाउंड डिस्प्लेस होने वाले हैं और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएंगे, और इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल देखते हैं ए बी प्लस सी डी, इसको ए डी और बी सी, यानी कि ए ने ए डी बना लिया और ये डिस्प्लेस होके ये गए, और बी ने सी की जगह पर बना के डिस्प्लेस करके बी सी बना लिया अपने आप को, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुकी है, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो इसने ये बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको
केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में बता दूं, एलिमेंट की फॉर्म में NaOH एक्वस, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है हमें, और उसको हम HCl एक्वस सॉल्यूशन से, जब NaOH को HCl एक्वस सॉल्यूशन से हम रिएक्ट कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है देखते हैं। NaCl सॉलिड और H2O लिक्विड। तो यहाँ पे NaCl सॉलिड बनने वाला है और H2O लिक्विड निकलेगा। तो दोस्तों ये आपको पता कैसे चलने वाला है मोर रिएक्टिव कौन है और लेस रिएक्टिव कौन है, तो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा सीक्वेंस कौन ज़्यादा एलिमेंट रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो चलो देखते हैं। चलो दोस्तों, तो मैं आपको कराने वाला हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो लिखते हैं काना यानी पोटेशियम, सोडियम, देखिए। तो दोस्तों मैंने जी यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिखे हैं, यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव कैसे आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ से आप देखोगे इस सीक्वेंस से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, फेरियम, और यहाँ पे ये आपको स्कैंडियम दे रखा है, और यहाँ पे Pb, H हाइड्रोजन, Cu यानी कॉपर, Ag यानी सिल्वर, मरकरी, और यहाँ पे गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपको कुछ एलिमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। जो ऊपर की तरफ के एलिमेंट है भाई मोस्ट रिएक्टिव है, और जब तुम नीचे की तरफ जाओगे यानी कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। ये डिस्प्लेस कर सकता है सोडियम को, कैल्शियम को, इन सब एटम को ये डिस्प्लेस कर सकता है एलिमेंट को। और यहाँ पे ये सबसे कम रिएक्टिव, सबसे लेस रिएक्टिव क्या है, ये है सबसे लेस रिएक्टिव प्लेटिनम है। तो आप देखने को मिल जाए, आपको AuAg देखने को मिल जाए एग्जाम्पल में। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई ए कॉपर में और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या बताओगे, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखी जाती है। और ऐसे ही आपको जब टीचर्स स्कूल में इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो भाई रैंडम बच्चों को उठा लेते हैं कि बता इसमें कौन सा ये एलिमेंट है, कौन सा ज़्यादा मोर रिएक्टिव है। तो इस चक्कर में बच्चों को बहुत मार पड़ती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, आपसे पूछा कौन रिएक्टिव है, तो आप बताओगे मोर रिएक्टिव ये है, लेस रिएक्टिव ये है। ऐसे ही आप इस सीक्वेंस को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कौन एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, और ये आपकी हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। चलो आगे। तो दोस्तों चालू करने वाले हैं अपनी, हम पीपीटी रिएक्शन को बढ़ाने वाला हूँ आगे को। तो देखते हैं पीपीटी रिएक्शन होती क्या है। पीपीटी रिएक्शन क्या होती है? पीपीटी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट is formed by the mixing of aqueous solution of two salt cold PPT reaction। तो इसमें करना क्या है, दो साल्ट लेने हैं हमको, ठीक है, दो साल्ट लेने जो कि एक्वस फॉर्म में होंगे, और उनको रिएक्ट कराने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे उनमें से एक सॉलिड फॉर्म में होने वाला है, जो कि प्रोडक्ट बनेगा जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो पीपीटी कहलाएगी। और इसी पीपीटी जो फॉर्म होती है, इसी कारण हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, यानी पीपीटी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, a reaction in which precipitate formed by the mixing of aqueous salt cold precipitation reaction। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है AgNO3, ये एक्वस फॉर्म में गिवन है AgNO3। NaCl ये भी एक्वस फॉर्म में गिवन है, और AgCl से ये हमारा ये इससे रिएक्ट करने के बाद में Ag रिएक्ट हुआ Cl के साथ, और NaNO3 इसके साथ रिएक्ट हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हुए ये हमारा पीपीटी फॉर्म कर देता है AgCl सॉलिड में और NaNO3 एक्वस में निकल जाता है।
ठीक है। तो ये हमारी पीपीटी रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कि दो साल्ट होते हैं एक्वस फॉर्म में गिवन होते हैं रिएक्टेंट की तरफ, और जो फॉर्म हो गए प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें प्रोडक्ट एक हमारा पीपीटी होता है, पीपीटी साल्ट होता है, जिसे हम पीपीटी रिएक्शन कहते हैं रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होती है जिसमें एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्ट होकर सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर निकालते हैं, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे देखते हैं क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या, रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस आर react and form प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट इज साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखा, जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने लिखा है रिएक्शन इन विच एसिड प्लस बेस आर रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट साल्ट और वाटर इज कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट कराने के बाद में साल्ट बनाए और वाटर निकलता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में मैं एसिड को ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास एसिड है HCl प्लस NaOH, ये एक्वस और इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज NaCl, जो कि सॉलिड है, NaCl प्लस H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में निकलने वाला है H2O वाटर, और ये हमारा साल्ट बन जाता है, सॉल्ट, ये हमने एसिड और ये बेस। तो दोस्त न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डील कर चुके हो और पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, ऐसी ही होती है जी आसान सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दोस्तों आज चलो आगे देखने वाले हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती हैं। चलो डील्स करते हैं इनको आसानी से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कराएं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कुछ रिएक्शन होती हैं जिनमें ऑक्सीजन को ऐड कराया जाता है और रिमूव किया जाता है हाइड्रोजन को, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसकी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने इसे शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एड ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी में आपको दिखता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराता है, जो हमारे ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करता है। तो क्या होते हैं, द सबस्टांस विच गिव हाइड्रोजन रिडक्स, हाइड्रोजन कहते हैं और फुल रिडक्शन, हाइड्रोजन देते हैं फुल रिडक्शन के लिए, और इसको हम आगे देखते हैं गेट ऑक्सीडाइज इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये गेट करता है ऑक्सीडाइज को इन फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमारे ऑक्सीजन को ये रिड्यूज कर देता है। तो इसी कारण ये ऑक्सीडाइजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कराता है, ठीक है। और रिडक्शन में ऐड करते हैं हम ऑक्सीजन को, रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सबस्टांस विच गिव ऑक्सीजन इज कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा रिड्यूज इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अब बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ये समझा दिया है क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन। आप चलो दोस्तों, तो आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें आपको स्कूल लेवल में बहुत कन्फ्यूजन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, किस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस में एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन कराने के लिए, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कराने वाला हूँ, जिसे आप आसानी से समझ के, बहुत ही आसानी से समझ के आगे डील कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर के लिए। रिएक्शन विच आर प्रोड्यूस एनर्जी कोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस कराई जाए उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, और इसका एक हम इक्वेशन, इसमें ये ग्लूकोज दे रखा है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6O2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना पड़ता है। एंड तो इससे हमारा प्रोडक्ट साइड में 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी निकलती है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जो उसके एग्जांपल के तरीके से मैंने आपको आसानी से समझा दी है। तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़िएगा और बार बार रीड कीजिएगा और इन्हें नोट्स में से आराम से पढ़िए। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब एनर्जी नो एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो रिएक्शन होती है, तो ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ठीक है, CaCO3 सॉलिड है, और इसमें हमने हीट दी। ये डायमंड का सिंबल हीट देने के लिए होता है, हीट, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड पे CO2 की प्रेजेंस में जो दो प्रोडक्ट बता है, CO2 जो गैस होती है और कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड की फॉर्म में निकलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन ये होता है जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि मॉइस्चर हम नेचर में छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उस पर क्या होता है, कोरोजन आना चालू हो जाता है। जैसे कि आयरन मेटल है, जब उसको कुछ टाइम तक हम नेचर में छोड़ते हैं तो उस पर कुछ टाइम बाद, यानी कुछ सालों बाद कोरोजन आना चालू हो जाती है, जैसे हम अपनी भाषा में जंग कहते हैं। जैसे कि लोहे पे जंग आने लग जाती है। तो देखते हैं क्या होता है कोरोजन, चलो देखते हैं। It is a undesirable change that occur in metal where they attacked by the moisture, air, acid and base। जिस पे मेटल पे अटैक किया जाता है मॉइस्चर के द्वारा, एयर एंड एसिड एंड बेस के। तो इसमें क्या होता है, आयरन पे रस्ट हो जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कुछ टाइम बाद इस पर क्या लग जाता है, इसे मैं हिंदी में कहूँ जंग लग जाती है, ठीक है, इसमें जंग लग जाती है हिंदी में। तो आप देखिए, अब इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 4Fe सॉलिड 3O2 गैस, 3O2 गैस, ठीक है, और H2O यानी लिक्विड में फॉर्मूला दिया गया है, और ये बनाता है हमारे 2Fe2O3 और X.X H2O, जिसे हम कहते हैं रस्ट, यानी इस पूरे को रस्ट कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसे आप रस्ट के नाम से तो आपको पेपर में नहीं मिल सकता है, लेकिन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के नाम से आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। और इसके प्रिवेंट आपको बता दूं, कोरोजन के प्रिवेंट आप खुद लिख सकते हैं, यानी कि खुद आपको पता होगा। जैसे कि आपके कि कहीं भी काई लग जाती है तो उसे कैसे, वो जैसे आपके पास कोई दुकान होगी उसमें शटर लगा हुआ है, तो उसको गेट को उठाते हैं, तो उसमें कोरोजन के कारण वो टाइट हो जाता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं और पेंट करते रहते हैं, जिसमें कोरोजन ना आए। तो ये प्रिवेंट है कोरोजन के, तो यही प्रिवेंट हमारी बुक्स में दे रखे हैं। देखिए, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग। तो आप इसको बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं लिखा दूँ 2 लाइन में लिखा दूँ, फिर इसकी पूरी डेफिनेशन बना दूँ प्रिवेंट की, अब घुमा फिर के आपका टाइम बर्बाद करूँ। तो इसका मतलब ये इतना आपके लिए इनफ है, इतना पढ़िए, और इसमें कुछ इसके क्वेश्चन होंगे वो हम आपको आगे सीरीज में करा देंगे। तो दोस्तों, हमने आसानी से पूरे चैप्टर को डील कर चुके हैं, तो आसानी से अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये टॉपिक पूरा एंड हो चुका है, तो हम आखिरी टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है हमारा रेंसिडिटी। इस टॉपिक को मैं पहले कराता हूँ, फिर आपसे कुछ कहूँगा, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है हमारा अनडिजायरेबल चेंज टेक प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम ड्यू टू ऑक्सीडेशन फैटी एसिड। जो ऑयल कंटेनिंग फूड और ऑयल कंटेनिंग आइटम्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है रेंसिडिटी। इसी कारण इसको रोकने के लिए हम प्रिवेंट पर देखते हैं। तो प्रिवेंट क्या है? एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट का ऐड किया जाता है, जिससे इसमें रेंसिडिटी ना आए, ठीक है। स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर का मतलब क्या है? जैसे कि आप देखते होंगे, जो दुकानों पे आपको देखने को मिलता है टेढ़े मेढ़े, यानी चिप्स और इनके पैकेट्स हैं, जो हमारे ये नॉर्मल टाइप में जब इनको खोल के रखते हैं तो ये 1 से 2 दिन में जो बिल्कुल
टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनमें रेंसिडिटी आ जाएगी, ये ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इन्हें पैकेट में जब जैसा रखा जाता है तो इनको 1 साल तक रख के लो, 1.5 साल रख के लो, लेकिन ये ऐसे के ऐसे ही निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे एयर टाइट इनमें ऑक्सीडेंट डला होता है, एंटीऑक्सीडेंट डला होता है, जिसके कारण इनमें रेसिडिटी नहीं देखने को मिलती है और ये प्रिवेंट होते हैं एयर टाइट कंटेनर में। यानी कि इनका एयर टाइट कंटेनर का सिस्टम बनाया जाता है जिसमें इसमें रेसिडिटी नहीं देखने को मिलती है। और ये इसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस यानी नाइट्रोजन डाली जाती है इसमें, तो इसमें रेसिडिटी नहीं आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।